नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। लखीमपुर खीरी की एक स्थानीय अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुबैर के खिलाफ बीते साल लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि जुबैर ने दो समूहों के बीच नफरत फैलाने का काम किया है। शनिवार को इस मामले में लखीमपुर खीरी पुलिस ने वारंट जारी किया था। इन दिनों उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद जुबैर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखीमपुर खीरी की अदालत में पेश हुए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रुचि श्रीवास्तव ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी को भी इसी मामले में लगातार कई दिनों तक पूछताछ की गई थी। तब कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया था और इस दौरान दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने सहित कुछ अन्य मामलों में सुनवाई होनी थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र संकट से जुड़ी उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं को अदालत के सामने रखा और इन पर जल्द सुनवाई की मांग की। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो विधानसभा के स्पीकर को ये सूचना दें कि वो अभी कोई सुनवाई न करें और अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई हैं और इसलिए इन्हें सुनने के लिए एक संवैधानिक बेंच का गठन करना होगा और इसमें कुछ वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ का अनावरण किया। यह अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा है और कांसे का बना हुआ है। इसका वजन लगभग 9,500 किलो है। इसे सपोर्ट देने के लिए स्टील का एक ढांचा भी बनाया गया है जिसका वजन 6,500 किलो है। बता दें कि नए संसद का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। बता दें, सेंट्रल विस्टा का कुल प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है और इसके तहत प्रधानमंत्री का नया आवास, जिसमें 4 मंजिल वाली 10 इमारतें होंगी और ये 15 एकड़ में होगा, बनाया जा रहा है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का आवास भी 15 एकड़ में बनाया जा रहा है जिसमें 5 मंजिला इमारतें होंगी। इसी प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन भी बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में 971 करोड़ की लागत आएगी और इसे दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना है। पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ का अनावरण को लेकर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा करता है। सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री को संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा के स्पीकर संसद के सदन के नेतृत्व करते हैं जो कि सरकार के अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय सभी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार को गैंगस्टर अबू सलेम को 25 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा करना होगा। अदालत ने कहा कि पुर्तगाल के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसके मुताबिक ऐसा किया जाना जरूरी है। अबू सलेम की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी सज़ा को 25 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि भारत की ओर से इस संबंध में 2002 में पुर्तगाल को ठोस आश्वासन दिया गया था। बता दें, अबू सलेम 1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी है और उसे 11 नवंबर 2005 को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना करने के मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई। शीर्ष अदालत ने विजय माल्या पर जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विजय माल्या को अपनी हरकत पर किसी तरह का पछतावा नहीं है और कानून की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसे सजा देना जरूरी है। विजय माल्या को 2017 में एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के द्वारा दायर एक मामले में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था। इस मामले में विजय माल्या ने अपने बच्चों के खातों में 40 लाख अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को आदेश दिया कि वो 40 लाख अमेरिकी डॉलर को ब्याज के साथ 4 हफ्ते के भीतर वापस करें। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि विजय माल्या के द्वारा ऐसा न किए जाने पर उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करें। साल 2020 में माल्या ने अदालत के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया। एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में सोमवार को ईके पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुना गया है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई में हुई जनरल काउंसिल की बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि कानूनी नियमों के मुताबिक इस बैठक को किया जा सकता है। इस बैठक पर रोक लगाने की मांग ओ पनीर सेल्वम के गुट की थी। बैठक से पहले ईके पलानीस्वामी यानी कि ईपीएस और ओ पनीर सेल्वम यानी कि ओपीएस के गुटों में पत्थरबाजी और हाथापाई भी हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है।
बता दें कि एआईएडीएमके पर कब्जे के लिए ईपीएस और ओपीएस के गुटों के बीच लंबे वक्त से जबरदस्त तकरार चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद यह तकरार और बढ़ी है। ईपीएस एआईएडीएमके में एकल नेतृत्व की व्यवस्था चाहता है, जबकि ओपीएस वर्तमान में चल रहे दोहरे नेतृत्व के मॉडल को जारी रखना चाहता है। एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में अंतरिम महासचिव चुने जाने के बाद ईके पलानीस्वामी यानी कि ईपीएस ने दूसरे गुट के नेता ओ पन्नीरसेल्वम यानी कि ओपीएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईपीएस ने ओपीएस को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब यह साफ हो गया है कि एआईएडीएमके में ईपीएस ही ताकतवर नेता हैं और पार्टी के भीतर एकल नेतृत्व का मॉडल ही काम करेगा। ओपीएस के अलावा उनके समर्थकों मनोज पांडियन, प्रभाकरण को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ओपीएस पर आरोप लगाया गया है कि वो डीएमके के नेताओं के संपर्क में थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इसके बाद ओपीएस के समर्थकों ने चेन्नई में स्थित पार्टी के मुख्यालय के बाहर ईपीएस का पुतला फूंका। मध्य प्रदेश पुलिस ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर और 11 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बड़वानी जिले में एक ग्रामीण ने शिकायत की थी। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आदिवासी छात्रों की शैक्षिक सुविधाओं के प्रबंधन के लिए जुटाए धन का दुरुपयोग राजनीतिक और देश विरोधी एजेंडे के लिए किया। पाटकर ने आरोप को खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ ये एफआईआर एक साजिश हो सकती है। बता दें, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से सुर्खियों में आई थी। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में वो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में काम करती रही हैं। पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया है कि शिकायतकर्ता टेमला बुजुर्ग गांव के प्रीतम राज बडोले ने आरोप लगाया है कि पाटकर और अन्य ने अपने राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी एजेंडे के लिए धन का दुरुपयोग किया। रिपोर्ट के अनुसार बडोले ने आरोप लगाया कि मुंबई में पंजीकृत एक ट्रस्ट नर्मदा नवनिर्माण अभियान को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी के आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय शैक्षणिक सुविधाएं देने के लिए पिछले 14 वर्षों में विभिन्न स्रोतों से 13.5 करोड़ रुपए मिले। उनका दावा है कि इनका दुरुपयोग किया गया। वहीं एनडीटीवी के अनुसार बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा के वो शिकायतकर्ता सदस्य हैं। महाराष्ट्र के बाद पड़ोसी राज्य गोवा में भी सियासी संकट खड़ा हो गया है। गोवा कांग्रेस के 5 विधायक पार्टी नेतृत्व के संपर्क में नहीं हैं और इनके जल्द ही पाला बदलने की खबर है। इनमें से कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी मुलाकात की है और माना जा रहा है कि 5 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता माइकल लोबो को पद से हटा दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी माइकल लोबो और दिगंबर कामत के साथ मिलकर उसे कमजोर करने की साजिश रच रही है। शनिवार को यह संकट तब शुरू हुआ था जब 3 विधायक पार्टी विधायकों की बैठक में नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। कांग्रेस के विधायकों को दल बदल से बचने के लिए 8 विधायकों को साथ लाना होगा। विधानसभा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। सियासी हालात पर नजर रखने के लिए कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है। जिन 5 विधायकों के पार्टी से बगावत करने की खबर है उनमें माइकल लोबो, दलीला लोबो, दिगंबर कामत, केदार नाइक और राजेश फलदेसाई का नाम है। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई गांव पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के कारण करीब 3000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य में 2 दिनों के भीतर कम से कम 388 सड़कों को बंद कर दिया गया है। दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। भारी बारिश से निपटने के लिए राज्य में एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी राज्य में बारिश की स्थिति का जायजा लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।